हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी के डिमांड पे आज की इस क्लास में हम लोग आर्ट्स ग्रुप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि सेट नंबर होगा 2। इससे पहले हम लोगों ने एक सेट ऑलरेडी सॉल्व किया है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आर्ट्स ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप सभी लोग एंड तक जरूर देखिएगा। सभी जितने सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं उन सभी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। ये आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। और पेपर 2 का जो ग्रुप वाइज सेक्शन है उसमें आर्ट्स के 50 क्वेश्चंस यानी आर्ट्स ग्रुप से पूछे जाते हैं। और जब हम आर्ट्स ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और हिंदी इंग्लिश मिलाकर इन सभी सेक्शन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसी तरीके से आपके सेट की शुरुआत होगी। भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? द ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज, वो कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे पुरानी और सबसे विस्तृत रही है? वो है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉटन क्लोथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहां पर टेक्सटाइल लिखा होता तो राइट आंसर क्या होता? टेक्सटाइल को आप टिक करते। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 क्वेश्चन नंबर है। आप देखिए स्क्रीन पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? और यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे, सुकरात, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त कॉम्ते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्ते, जिनकी इमेज आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इन्हें समाज शास्त्र का जनक या पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे होगा। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ई बुक बाय नहीं की है या स्मार्ट नोट्स बाय नहीं किया है, वो सब और बैचेज जो है वो सब हमारे ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, क्यों? इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज, यानी बहुत सारे देशों में कहीं पर कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म इकोनॉमी देखने को मिलती है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इंडिया में हमारे प्राइवेट सेक्टर भी हैं और पब्लिक सेक्टर भी हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र पाए जाते हैं। इस आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? नहीं आ गया, क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। नहीं किया जाता है वो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का भुगतान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 वन देखेंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित मार्गों में से किसे सिल्क मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है? सिल्क रूट किसे कहा जाता है? वो रूट क्या है या उससे संज्ञा दी गई है किस रूट को? रूट का यानी कोई रास्ता। सिल्क रूट जो है वो कहा जाता है, ये आप गेस भी कर सकते हैं, वो चीन को जो है रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला जो मध्य एशिया का जो मार्ग है इसे सिल्क रूट कहा जाता है और इसकी इतिहास में बहुत अहमियत रही है और इसमें बहुत सारे ट्रेड जो है इस रास्ते पर हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिक्स से एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का है। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी एट टर्न, क्या हो जाती है? मोड़ पर यानी टर्न पर जो है, टर्न पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है? तो वो अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर लेटेस्ट क्लास अपडेट जो है क्लासेस के फ्री पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन है उसी तरीके का, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखी मांग वक्र को स्पर्श करती है, कुछ इस प्रकार से एक सीधी मांग रेखा और कुछ इस तरीके से स्पर्श करती है, टच करती है, तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होंगे? और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है उनको नहीं समझ आएगा, इसलिए आपको अगर आइडिया हो तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि आपके इसमें सभी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, जो लोच स्पर्श बिंदु पर जो है वो भिन्न होंगे, दोनों के मांग में भिन्नता देखने को मिलेगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन गुप्ता पीरियड में व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था जो बैंकों का भी, वो संगठन जो है बैंकों का भी कार्य करता, उन्हें कहा जाता था क्या?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में। 58 का राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें वो निगम के नाम से जानते थे, उन संगठनों को, उन व्यापारिक संगठन को ये निगम कहते थे। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी, और ये आक्रमण कब हुआ था? लगभग जो है 1000 या 1001 ईस्वी के मध्य ये आक्रमण हुए। और उस समय एक राजवंश था हिंदू शाही राजवंश, उसके शासक थे जसपाल, और उनकी राजधानी जो थी वह हिंद या बहिंद लिखा हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता है? एक शासक रहे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड, उनके बारे में कौन सा जो लाइन है, कोटेशन है, वो सही नहीं है, ये बताना है। आप देखेंगे ये वत्सराज का पुत्र और इसकी माता का नाम सुंदर देवी था, ये बात तो सही है। उसने 810 में गोविंद तृतीय को पराजित किया, उसके बाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा, उसने पाल सम्राट धर्मपाल को पराजित किया था। और इसमें से बताना जो सही नहीं है, जो लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने गोविंद तृतीय को पराजित नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो इनसे फैक्ट्स हैं वो सही है, नागभट्ट द्वितीय से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए इकोनॉमिक कॉस्ट? निम्नलिखित में से किसे आर्थिक लागत कहा जाता है, यानी उसे आर्थिक लागत का भी नाम दिया जाता है? वो क्या है? तो वो है मौद्रिक लागत। मॉनेटरी जो कॉस्ट्स हैं उन्हें हम इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक देखिए इकोनॉमिक से एक और क्वेश्चन है, किसी किसी सेट में आपको अलग अलग सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे इसमें इकोनॉमिक्स दिख रहा है। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है या टैक्स दिया जाता है, बल्कि लगान या टैक्स इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। उस बात को बड़े ही यानी कि उसको उल्टा किया गया, लेकिन इसका संदर्भ बदल जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, किस इकोनॉमिस्ट का है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन है ये रिकॉर्डो ने दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वॉज, क्या थी ये व्यवस्था जिसे ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं? तो ये एक व्यवस्था जो है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व कराया था। ये गोल्ड एक्सचेंज का एक स्केल बनाई गई कि जिसमें गोल्ड जो है उसको मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सके, उसकी स्केल एक निर्धारित पैमाना जो है वो सेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन, कब हुआ था ये बैंक? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1975 में, अगर डेट पूछी जाएगी तो 1 जुलाई हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। 65 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज द मोस्ट एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन देखिए, आंसर करिए। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके इजीली आपके एग्जाम में आते हैं जो कि काफी इजी हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखिए। लौटते मानसून के समय जो आर्द्र पवनें बहती हैं, ह्यूमिड यानी नमी वाली जो हवाएं होती हैं, ब्लो ड्यूरिंग द रिटर्निंग मानसून, वो कहां से कहां की ओर बहती हैं, ये आपको बताना एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वो स्थल से समुद्र की ओर लौटता हुआ मानसून क्या है? जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में जो है इधर से मानसून आता है, समुद्र से स्थल की ओर आता है, फिर जब मुड़ेगा लौटेगा तो स्थल से समुद्र की ओर जाएगा, यानी उल्टी दिशा हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे एक अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होती है? यानी इसी जो लेयर है या इसी लेवल पर जो है एटमॉस्फेयर के एरोप्लेन जो है वो उड़ान भरती है, उसका मंडल का नाम क्या है, उस लेवल का नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो ये कौन सी लेयर है, कौन सा स्फीयर है? तो ये समताप मंडल है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहां पर ताप जो है वो एक समान रहता है, बादलों से ऊपर पाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन मानी जाती है
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंड को जोड़ती है उसे जाना जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे द्वीप किसे कहते हैं, जब एक भूमि या हिस्सा हो, मेन लैंड हो, उसके अगल बगल पानी हो तो उसे आइलैंड कहेंगे। और वहीं स्ट्रेट क्या होते हैं, जल संधि, जहां बीच में जो है पानी क्रॉस हो। और बे खाड़ी क्या होती है, बंगाल की खाड़ी आप देखिएगा कि दो साइड लैंड हो बाकी पानी हो। और उसी प्रकार से जो है इसको स्थपस कहते हैं, भूसंधि कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार की आपको एकदम पतला सकरा रास्ता होगा और दो बड़े मेनलैंड को जोड़ता है, ये इस नाम से जाना जाता है। हिंदी में भूसंधि, इंग्लिश में स्थुमस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? व्हाट इज द सेलिएंट फीचर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? संघात्मक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल यानी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स में, इसके प्रमुख लक्षणों में क्या होता है कि जब इसे कह दिया गया संघात्मक का, यानी एक केंद्र में सरकार होती है जो पूरे देश की सरकार होती है और उसके मध्य जो है राज्य सरकारें होती हैं। जैसे एक केंद्र सरकार हो गई, फिर यूपी की गवर्नमेंट हो गई, बिहार की गवर्नमेंट हो गई, एमपी की गवर्नमेंट हो गई, सभी स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, राजस्थान की हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, असम हो गई। इस प्रकार से यानी केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं, दो सरकारें होती हैं, दो स्तर ऊपर होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें एक और इसका लक्षण है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगी, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होगी और लिखित संविधान होगा। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, डीपीएसपीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए हैं? तो ये एक तरीके के निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं। किसके लिए? सरकारों के लिए। और सरकारों के लिए उनके ऊपर छोड़ा गया है कि उन दिशा निर्देशों का वो पालन करें और उसके आधार पर कोई नीतियां बनाए जिससे लोगों को लाभ मिले। तो ये जो गवर्नमेंट है उनके लिए दिशा निर्देश है और जागरूकता तो नागरिक को होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप सरकार कहते हैं तो सरकार एक्चुअली कहते किसे हैं आप, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। क्या प्रधानमंत्री सरकार, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जितने लोग मंत्री होते हैं, और उसी मंत्री में प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, अगर राज्य की सरकारें हैं तो मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे। यही जो है ये क्या सरकार कहलाती है और वास्तविक शक्तियां इन्हीं में होती हैं। इन्हीं का एक और छोटा ग्रुप हो जाता है जब मंत्रिमंडल हो जाता है, मंत्रिमंडल। और उसमें जो है कोर, जो मेन जिनके पास विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, वो मंत्री हो जाते हैं और वो भी इसके अंदर सबसे पावरफुल जो है मंत्री होते हैं और वो सरकार, यानी सब ये लोग मिलाकर सरकार कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जो फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 72 का राइट आंसर एक तरीके से बिल्कुल वन लाइनर टाइप का है, 1955 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया, उसे हटा दिया गया? पहले संपत्ति का भी अधिकार हुआ करता था, लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया। वो संविधान संशोधन था 44वां, और इसे हटाकर जो है, इसे हटाकर 300A में इसे रखा गया, एक कानूनी अधिकार बन गया ये। अगला क्वेश्चन 74th वन है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ये अधिकार किसे है कि जो राज्य सूची होती है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी जिस पर राज्य जो है कानून बना सकती है, लेकिन उस पर केंद्र सरकार भी बना सकती है। राष्ट्रीय हित घोषित करने का जो अधिकार होता है वो तो संसद को होता है, लेकिन संसद में, लोकसभा में पारित होने के बाद उसको स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा में भी पारित होना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये बात कहां लिखी गई है? ये आर्टिकल 249 में लिखी गई है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? और इस डेट से जो है ऐसा देखा गया कि भारत में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का अस्तित्व में आए, और वो है 1956 से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य बनता है पहली बार।
76 वन है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, यानी कि नैसर्गिक प्राप्त है, जन्म से ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और नहीं उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं, ना वो किसी को दे सकता है, यानी ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, ना उसे कोई सरकार उससे ले सकती है, उन अधिकारों को कहते हैं नेचुरल राइट्स। सोने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, ये सभी जो है, स्वच्छ पानी पीने, ये सब जो है, या पानी पीने का, ये सभी प्राकृतिक अधिकार में आएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में जो है भाग लेने का अधिकार है? जो संसद में जो सांसद होते हैं, यानी संसद के सदस्य होते हैं, उनके अलावा एक और व्यक्ति होता है जो उस कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है किसी बिल के अगेंस्ट या उसके पक्ष में। वो कौन हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, सिर्फ इसे ये अधिकार प्राप्त है कि कार्यवाही में जाकर भाग ले सके। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द कंसेप्ट ऑफ ऑम्बुड्समैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन देखिए, आंसर करिए, और इसी के तर्ज पर जो है भारत में इसकी स्थापना की गई, लोकपाल और लोकायुक्त की। यहां पर लोकायुक्त होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 79 वन है। यहां पर मैं इसको करेक्शन करा दूंगा, आप टेंशन न लें। यहां पर जो है लोकपाल और लोकायुक्त होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 वन है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती हैं तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? आपको पता है जो डीपीएसपीज दी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे लागू कराने के लिए आप कोर्ट तो जा नहीं सकते, वो बात पहले ही मेंशन है। तो उस पर दबाव बनाया जा सकता है, वो है सरकारों के लिए। सरकार पे दबाव कौन बना सकता है? मतदाता, वोटर्स। ये सोच कर करने वाला क्वेश्चन है। अगर वोटर ये कहें, वोट देने वाले लोग ये कहें कि ये जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे, तो सरकारें मजबूरी में करती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करेंगे, इन तत्वों में से कौन सा तत्व जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो आता है, लेकिन ये डीपीएसपीस के अंतर्गत नहीं आता है। वो इजी क्वेश्चन है, देखिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो डीपीएसपी का हो जाएगा। सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन यापन भत्ता। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है, ये है आर्टिकल 21 के ए में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। ये क्या है? मौलिक अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रूसो के सामान्य इच्छा, जनरल विल का तात्पर्य किस भाव से था? रूसो जो है एक विचारक है, राजनीतिक विचारक। उनके एक विचार में जनरल विल देखने को मिलता है 81। वो किससे संबंधित है? तो जनरल विल का जो इनका सिद्धांत है, वो समस्त समुदाय के हित में जो हो वही जनरल विल है, यानी जो सभी लोग चाहते हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो सभी लोगों के हित में हो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी व्यक्तिगत न हो, सामूहिक हो, सार्वजनिक कल्याण के लिए हो। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, राज्य जो है, स्टेट जो है, उसके आवश्यक तत्व कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। 4 में आप सभी को याद हो कि एक राज्य होने के लिए जरूरी है कि उसकी पॉपुलेशन हो, लैंड हो, एक जमीन हो, निर्धारित जमीन का एक भूभाग हो, गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट होने के बाद उसके पास सॉवरेनिटी हो, यानी उसके पास जो है, हाँ, या उसको प्रभु सत्ता कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। ये 4 तत्व राज्यों के पास होने अनिवार्य हैं। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, ये कथन किस विचारक का है? एग्जाम में आपके कथनों से क्वेश्चन आएंगे। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब जहां पर देखेंगे समाज की बात आ जाएगी, तो सामाजिक विचारक, ये समाज शास्त्र से क्वेश्चन है, तो ये मैकावर पेज की जो है ये कोटेशन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं, न ही पृथक हैं, वे एक आदर्श के 2 रूप हैं।
अब ये देखिए बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। अब ये पॉलिटिकल साइंस के कोटेशन से क्वेश्चन है, यानी उस चैप्टर से हो गया। ये जो कहा गया है ये हर्बर्ट डीन की कोटेशन है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के लिए तो आपको पूरा ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट में नोट्स में जो है बैचेज में वो हैं, अगर आप उसे बाय किए होंगे तो आप वहां पर देख पाएंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है। अब राज्य यानी जो है, चाहे कोई राज्य हो देश हो, उनके पास दो तरीके के विचारधारा होती है, एक तो जो अनिवार्य है, एक ऐच्छिक है। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद जो है वो समाप्त हो जा रहा है और समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। ये किससे संबंधित है? राज्यों के प्रकार में आप देखेंगे अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, आदर्श राज्य। तो आदर्श राज्य जो है वो मुमकिन भी नहीं है कहीं पर भी स्टैब्लिश हो पाना। लोकतांत्रिक राज्य तो ठीक है, अनिवार्य सेवा राज्य भी ऐसा कोई राज्य का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, बल्कि वेलफेयर स्टेट का मतलब वो राज्य है जो अपने लोगों के लिए, सेवाओं के लिए, सुख के लिए, विकास के लिए अलग अलग योजनाएं लाते हैं। वो ऐच्छिक भी हो सकती हैं और अनिवार्य भी हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाँ, यहां पे हमने सही किया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है फांसीवाद में पाई जाती है? फांसीवाद का मुसोलिनी को फांसीवाद कहा जाता है और उसी तरीके का नाजी हिटलर जो था उसे भी उसी की कैटेगरी में रखा जाता है। जो फांसीवाद है एक शासन की एक व्यवस्था है, एक ऐसी विचारधारा है जो प्रजातंत्र के विरोध में होती है। वो स्वयं को ही, यानी जो शासक होता है वो स्वयं को ही सब कुछ मानता है, वो अपने को ही जज भी मानता है, अपने को ही पीएम, अपने को ही अब वो प्रेसिडेंट सब कुछ मानता है और उसकी एक सनक होती है और वो जिसे चाहे अपने विरोधियों को सजा देता है, न विरोधी रहने देता है, यानी प्रजातंत्र के विरोधी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87वां वन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और वो शोषण मुक्त होगा, ये कहलाता है इस तरीके की विचारधारा जहां पर भी प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी आ जाए और वहां पर जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, वहां पर बात की जा रही है किसकी? आप सभी गेस करके बताएंगे। 87 का राइट आंसर सोशलिज्म का हो जाएगा और इसी के आगे आ जाएगा कम्युनिज्म। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म होता, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फासिज्म को हमने अभी देखा था तो ये होता नहीं, आइडियलिज्म से इससे संबंध नहीं है, अराजकतावादी इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस? तो आप यूनाइटेड नेशंस को देखते हैं तो जनरल असेंबली दिखती है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक उसका सेक्रेटेरिएट है और एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 6। तो ये कुल इसके कितने भाग हैं? कुल 6 भाग है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 और उसमें से भी जो है मुख्य रूप से 5 भाग हैं, 5 या 6 रहता है, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, द नेम ऑफ बुक रिटन बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक एक राजनीतिक विचारक रहे हैं, उनकी एक बहुत पॉपुलर, हालांकि इन्होंने लगभग 10, 15, 20 से अधिक बुक्स लिखी हैं, उसमें अब तक की सबसे पॉपुलर बुक है द ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे है, हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? यानी वो जो बुक थी हॉब्स की, वो अब तक की सबसे पॉपुलर हॉब्स की बुक रही, उससे हॉब्स को जाना जाने लगा और उस बुक का नाम है लेवियाथन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रिपब्लिक तो प्लेटो की हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जब आप इंडियन जो थॉट्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थॉट्स, तो उसमें मनु के थॉट्स आते हैं और मनु ने कहा कि वो ईश्वर के अधीन होगा राजा, जिसमें उन्होंने माना कि राज्य जो है ये एक दैवी शक्ति के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है और सरदार संवड़ सिंह की कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस कारण से शासन जो है संघात्मक है?
व्हाट इज द रीजन वाई गवर्नेंस इन इंडिया इज फेडरल, जिसे क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, या संविधान लिखित है, या संविधान में राज्य और संघ और राज्य के मध्य जो शक्तियां उसका वितरण किया गया है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ये ऑप्शन सी होगा। संघात्मक इसलिए है कि इसमें जो है राज्यों की अपनी शक्तियां बांट दी गई हैं कि केंद्र सरकार यानी संघ सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं और राज्यों की क्या क्या शक्तियां। उसी प्रकार से सूचियां भी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए हिंदी से क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करेंगे तो प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लल्लू लाल जी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके इस सेट में हिंदी के भी और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे भाषा से संबंधित। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शांति संधि के से पूर्व प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ डैश की, मंत्रियों के साथ चर्चा की, मंत्रणा की, बैठक या वार्ता। तो मंत्रियों के साथ जो है, मंत्रियों के साथ मंत्रणा वर्ड जो है सबसे सटीक और एप्रोप्रिएट होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य पाठ के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से? काव्य पाठ के दो पक्ष जो होते हैं उसमें भाव पक्ष होता है, इमोशनल एक डोमेन साइड होती है, एक एस्थेटिक होती है, कला पक्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो क वर्ग में आता है घ, क वर्ग जो है का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 98 है, दीज मैंगोज आर रोटन थ्रो डैश अवे। ये जो आम है वो सड़ गए हैं, इन्हें फेंक दो। अब थ्रो देम अवे होगा, दैट अवे, दोज क्या होगा? राइट आंसर थ्रो देम अवे, वो कई हैं, मैंगोज हैं, प्लूरल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रो देम अवे, ऑप्शन डी। 99 है, वी एंजॉयड डैश ऑन द रिवर, वी एंजॉयड अवर सेल्व्स ऑन द रिवर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, बॉडी का जो है यानी शरीर का विशेषण होगा तो कॉर्पोरल, बॉडीली और फिजिकल, ये सभी इसके एडजेक्टिव हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और उनके लिए जरूरी होगा कि आपके पास गाइडेंस हो, चाहे वो बैच हो, नोट्स हो। उनके लिए आप ऐप या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कि आप 50 में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी से आप एसेस कर पाएंगे। तो आप लोगों के ही डिमांड पे आर्ट्स ग्रुप के ये थे अच्छे क्वेश्चंस जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। 50 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलाकर ये 50 क्वेश्चन का एक सेट था। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अगले सेट में, अगले क्लास में हम लोग अगले सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।